नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता कर तारीखों का ऐलान करने वाला है और इसके साथ आयोग देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इसमें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें भी शामिल है। राजस्थान की दौसा, देवली, उनियारा, सलुम्बर, झुंझुनू, चौरासी, खीवसर, रामगढ़ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो चुनाव आयोग आज तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3:30 बजे प्रेस वार्ता के दौरान ये ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान में 7 विधानसभा सीटें भी इसकी शामिल है राजस्थान की, जिसको लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो भारत निर्वाचन आयोग प्रेस वार्ता करके दोपहर 3:30 बजे घोषणा करेगा। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव की तीसरा फेज को लेकर राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान करने वाला है और इसी के साथ आयोग देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इसमें राजस्थान की 7 सीटें भी शामिल है। प्रदेश में जिन 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं उन पर नजरें डालें तो 2 सीटें सलुम्बर और रामगढ़ विधायकों के निधन के चलते खाली है, जबकि बाकी की 5 सीटें दौसा, झुंझुनू, चौरासी, देवली, उनियारा और खीवसर के विधायक लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए, जिसके चलते ये सीटें खाली हो गई। लिहाजा इन सभी सीटों पर अब उपचुनाव होना है। बात अगर विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो इन 7 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस जिस पर कब्जा करके रखा है। हमारे साथ विष्णु जुड़ गए हैं लाइव। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। विष्णु, आज इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे प्रेस वार्ता करेगा और उपचुनाव की तारीखों का जो ऐलान है, क्योंकि राजस्थान की 7 सीटें हैं और उसी को लेकर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है। क्या जानकारी इसको लेकर? चंद्रश्री, क्योंकि राजस्थान की जो 7 सीटें हैं विधानसभा चुनाव जिन पर होना है उसको लेकर बहुप्रतीक्षित थी और अब उनमें से 5 सीटें जो लोकसभा चुनाव में थी उनका तो समय लगभग पूरा होने लगा है। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग जब आज घोषणा करेगा तो 7 सीटें जो राजस्थान की 7 सीटें उनके उपचुनाव की घोषणा भी संभवतः आज कर देगा। तो ऐसे में पहले उम्मीद लगाई जा रही थी या कयास लगाई जा रही थी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ घोषणाएं कर दें, लेकिन अब यहाँ आज ये 7 सीटों पर जो घोषणा है वो हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस ने अपने अपनी तैयारियां इन 7 सीटों के लिए कर रखी है और क्योंकि 7 सीटों में से जैसा आपने भी बताया और आगे 5 सीटें तो जो विधायक थे जो वहाँ पर लोकसभा सांसद बन गए 5 सीटों पर, और 2 जो निधन है उनका हुआ, अमृतलाल मीणा सलुम्बर और रामगढ़ से जुबेर खान, उनका निधन हुआ। विधायक चुन लिए गए थे, विधायक थे और विधानसभा भी जा रहे थे और अचानक बीमारी से कारण और उनके विभिन्न कारणों से उनका निधन हो गया। तो अब उन 2 सीटों पर चुनाव होंगे। ऐसे 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उन उपचुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। बात की जाए तो यहाँ पर दौसा, झुंझुनू और देवली, उनियारा, इसके साथ रामगढ़ 4 सीटें हैं वो कांग्रेस के पास है वर्तमान में अगर बात की जाए तो, और 2 सीट एक बार आरएलपी है खीमसर पर, हनुमान बेनीवाल थे वो वहाँ से चुनाव जीत गए। उसकी 84 सीट बीएपी के पास थी, वहाँ से राजकुमार रोत सांसद बने हैं बीएपी के, पहली बार सांसद बने हैं बीएपी से कोई। तो ऐसे में वहाँ पर उपचुनाव होना है। 1 सीट सलुम्बर, अमृतलाल जो विधायक थे मीणा, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी तो वहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो प्रदेश की 7 सीटें हैं उन पर उपचुनाव होने और उसको लेकर बिसात पूरी रणनीति दोनों ही पार्टियों की ओर से बिछा दी गई है। कांग्रेस चाहे हो चाहे बीजेपी हो, वो अपनी अपनी रणनीति के साथ फिलहाल मैदान में उतरने वाली है। 2 सीटें बीएपी और खीमसर की जो थी उन पर लोकसभा चुनाव में भले ही जो राजकुमार रोत जब जीते थे और हनुमान बेनीवाल जीते थे तो उनका कांग्रेस के साथ गठबंधन था,
लेकिन अब विधानसभा सीटों पर ये गठबंधन होगा या नहीं होगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्षों से अलग अलग बयान आ रहे हैं। और वही बीजेपी अपनी तैयारियां लगातार राजशुमारी करके, और रविवार को यहाँ पर कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में जो पैनल है प्रत्याशियों का उस पर नाम पर कोर कमेटी ने मोहर लगाई। और दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वापस कोर ग्रुप की बैठक हुई। उस बैठक में भी नाम एक तरह से उन पर नामों पर मशक्कत की गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से भी लगातार वो किया गया, अभ्यास किया गया कि कहाँ कहाँ किस तरह केंद्र उतारने की समितियाँ बना दी गई। तमाम कांग्रेस की ओर से लिए भी कवायद शुरू की गई। अब 7 सीटों में से बीजेपी के पास 1 सीट है। हालांकि बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि 7 सीटें वो इस बार जीतेंगे। दावे के पीछे वो आधार बता रहे हैं कि भजनलाल सरकार की ओर से जो घोषणाएं की गई है उनको आधार बता रहे हैं, या जो कार्रवाइयाँ की गई है उनको आधार बता रहे हैं। वहीं केंद्र की मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको आधार पर वो चाह रहे हैं कि जनता उन्हें वोट देंगी। हाल ही हरियाणा चुनाव में मिली जीत से बीजेपी नेता ज़्यादा उत्साहित है। वो कह रहे हैं कि जनता के बीच मैसेज गया है कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है जो लोगों के साथ जुड़ती है, जो राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है। तो ऐसे में चुनाव में करवट ऊंट किस करवट बैठेगा तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल पार्टियां यही जानना चाह रहे थे कि अभी हरियाणा में भी चुनाव हुए जिसको देखकर अच्छा रिजल्ट आया है, तो हो सकता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस और बड़ा होगा पार्टी का, क्योंकि 2 मेन पार्टियां जिनका आपस में टक्कर होनी है। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद में देखा गया कि और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और साथ ही में जो अभियान भी चल रहा है बीजेपी की तरफ से उसका भी बेनिफिट मिल सकता है आने वाले चुनाव में भी। चंद्रश्री, बीजेपी के नेता दावा यही कर रहे हैं कि बेनिफिट दोनों ही कामों से मिलता है। सदस्यता अभियान चल रहा है, ऐसे में पार्टी कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। ये जो 7 सीटें जिन पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है, वहां पर भी बीजेपी कार्यकर्ता घर घर गए हैं, लोगों को बीजेपी का मेंबर बनाया है। तो ऐसे में लोगों से संपर्क हुआ है। तो ये आधार भी बता रहे हैं कि सतत जीवन संपर्क है, अभी चल रहा है बीजेपी का सदस्यता अभियान। आज दूसरा चरण पूरा हुआ है, कल से सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। तो इस बात को लेकर वो बीजेपी के नेता आश्वानित, और साथ में ही यहाँ हरियाणा में जो जीत मिली है, जिसको तमाम कयास लगाए जा रहे थे, जो राजनीति के पंडित हैं उन सब की विचारधाराओं को उलट करते हुए, उनकी जो आकांक्षा जो भविष्यवाणियाँ थी उनको उलट साबित करते हुए वहाँ बीजेपी ने सत्ता में आई है। तो ऐसे में ज़्यादा उत्साह है कि लोगों के बीच मैसेज गया है। तो ऐसे में उसको लेकर भी यहाँ पार्टी आशान्वित है। वहीं दूसरी ओर यहाँ कांग्रेस के पास 4 सीटें थी अभी वर्तमान में। अगर समीकरण देखा जाए तो अभी बीजेपी की राह मुश्किल है, लेकिन नेता है वो बयान दे रहे हैं, हालांकि दावे कर रहे हैं, लेकिन दावों पर खरा कितना उतर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब जब बिसात चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद कैंडिडेट्स के नाम आएंगे। कैंडिडेट्स का पैनल तैयार कर लिया, लेकिन उनमें कैंडिडेट्स कौन बनता है, अगर दूसरा गुट राजी रहता है नहीं रहता है, क्योंकि अब चुनाव में देखने को मिला, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर कैंडिडेट का चुनाव सही नहीं होता तो बगावत के सुर भी उभरने लगते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में भी देखा, लोकसभा चुनाव में भी देखा। तो ऐसे इनको लेकर भी दोनों ही पार्टियों को देखना होगा कि बगावत के सुर उभरे नहीं उभरे, किस पार्टी के साथ ज़्यादा सिर दर्द माथापच्ची होती है। इन तमाम बातों को लेकर ही तय होगा कि आगे क्या होगा। सबसे पहली बात थी चुनाव की घोषणा, और उसी का इंतजार न केवल दोनों राजनीतिक दल कर रहे थे, बल्कि वहाँ जो क्षेत्र में जनता रहती है वो भी इसी बातें कर रही थी कि चुनाव की घोषणा कब होती है। अगर हम सलूम्बर और रामगढ़ को एक बार साइड करें, बाकी की जो 5 सीटें हैं जैसे झुंझुनू, चौरासी, देवली, उनियारा, खीवसर, इनमें क्या समीकरण बनने हैं दोनों पार्टी के? कौन स्ट्रॉन्ग लग रहा है यहाँ पर अभी? चंद्रसिंह, अगर बात की जाए तो जैसा वो 5 सीटें थी, उन 5 सीटों में सलूम्बर और रामगढ़ को अलग कर देते हैं तो 5 सीटों में 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक आरएलपी और एक जो राजकुमार रोत यानी बीएपी के पास थी। तो 5 सीटें बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। अब उन 5 सीटों को अपने कब्जे में लेने के लिए बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ेगी। समीकरणों की बात की जाए तो झुंझुनू है, झुंझुनू में वहाँ ओला परिवार के यानी ब्रिजेंद्र ओला वो लगातार यहाँ मंत्री भी रहे पिछले गवर्नमेंट में, और यहाँ चुनाव लड़े और उसके बाद सांसद बने। मुरारी लाल मीणा कांग्रेस सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में मंत्री थे, वो लड़े, उनका अच्छा खासा प्रभाव भी है। जब बीजेपी सरकार बनी है या बीजेपी को वोट मिला तो भी वो जीत के आए। तो ऐसे में वो सीट भी है। खीवसर है, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल है,
अब टिकटों पर निर्भर करेगा कि हनुमान बेनीवाल अपनी धर्म पत्नी को उतारते हैं या किसी और को उतारते हैं, भाई को देते हैं टिकट या किसी कार्यकर्ता को देते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। हमारी बीजेपी किस पे दांव खेलती है ये निर्भर करेगा। 84 है, आदिवासी बाहुल सीट है, वहाँ पर राजकुमार रोत एक तरह से उभरे हैं, आंधी की तरह एमएलए बने, पिछले कार्यकाल में एमएलए थे, इस बार भी एमएलए चुने गए और उसके बाद सांसद बने और संसद में पहुंच गए। अब वो सीट खाली हुई है तो वहाँ बीजेपी का प्रभाव है। बीजेपी उस प्रभाव को कितना कम कर पाई है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि एक तरह से आंधी थी और आके उड़ के चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रभाव है, उस प्रभाव को कितना कम कर पाए, कितना कर पाए। वहाँ कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारती है, नहीं उतारती है, उसको लेकर भी मशक्कत होगी। अगर उनके बीच में गठजोड़ रहता है या गठबंधन रहता है तो बीजेपी को फायदा मिल सकता है, कांग्रेस और बीजेपी को, दोनों में कांग्रेस और बीजेपी में अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, और अगर दोनों अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी वहाँ तैयारी कर रही है, दावेदार बहुत है, लेकिन पूर्व मंत्री और जो बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो रह चुके हैं, वो दावेदार हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, तो अब उस समीकरणों पे भी निर्भर करेगा। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु ये देवली उनियारा है, खासतौर से वहाँ पर गुर्जर और मीणा दोनों बाहुल्य है। अगर ये अमूमन पिछले चुनाव में भी देखा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी गुर्जर मीणा को टिकट देती है तो अगेंस्ट एक दूसरे को टिकट खड़े होते हैं। इस बार बीजेपी क्या कोई नया प्रयोग करती है या कांग्रेस है, वो परंपरागत वहाँ सीट से जो जीते हैं हरीश मीणा, उनके पारिवारिक उस पर दांव खेलती है। ये तमाम बातें भविष्य की है, लेकिन ये तय है कि अभी तक अगर पूरे 7 सीटों में बात की जाए तो 1 सीट बीजेपी के पास है और 6 सीटें दूसरों के पास है, कांग्रेस और उसके अलायंस के पास है। तो बीजेपी की राह मुश्किल जरूर है, लेकिन इतनी कठिन भी नहीं है कि उसको पार नहीं पाया जाता। बीजेपी नेता भले ही दावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां तो सामने और चुनौतियों से पार पाना होगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, उन 4 सीटों पर वो अपना प्रभाव कितना बरकरार रख पाती है, क्योंकि सत्ता बदलती है, सरकार में काम होते हैं, लोगों की सोच क्या रहती है कि काम करवाने नहीं करवाने, वो कितना आगे बढ़ पाते हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर भी सोच रहेगी। तीसरी बात, कैंडिडेट कौन उतरते हैं। कैंडिडेट वहाँ जनता के पसंद के होते हैं या कार्यकर्ताओं की पसंद का कैंडिडेट होता है। पैराशूट उम्मीदवार अगर कोई तय करते हैं, हालांकि उसकी संभावनाएं कम लगती है, लेकिन कई बार पार्टी राजनीतिक दबावों से, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, उन दोनों में पैराशूट उम्मीदवार भी आ जाते हैं, जो स्थानीय लोग उनसे खफा हो जाते हैं, स्थानीय कार्यकर्ता खफा हो जाते हैं, उसका खामियाजा भी उठाना पड़ता है। ये तमाम समीकरण है, वो तय करेंगे किस पार्टी का कितना ग्राउंड जो लेवल है वो बड़ा है, उसका जो समर्थन है, लोगों से जुड़ाव बढ़ा है, या किसका कम कितना हुआ है। ये तमाम बातें देखने को मिलेगी। फिलहाल सबसे बड़ा यही है कि 3:30 बजे चुनाव की घोषणा होने के साथ ही ये जो बिसात है, शतरंज की चुनावी बिसात है, वो और आगे अच्छी तरह बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि उसके बाद से और बातें खेल भी शुरू हो जाएगी।